Hello friends, welcome back to my channel Channa Law Aspirants Vlog. Today in this video, we will discuss about the Indian Contract Act 1872 Act number 9. I hope कि आज हम इसे complete कर लेंगे. So let's start. भारतीय संविदा अधिनियम यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन सा एक्ट है? 1872 है और इसका एक्ट नंबर 9 है. अब इसका ये है कि प्रेम्बल क्या कहती है. तो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रेम्बल है वो ये कहता है कि संविदा से संबंधित विधि के जितने भी भाग हैं उनको ये एक तो डिफाइन करेगी, उनको अमेंड करेगी और जैसा भी लगे इन सबको अधिनियमित किया जाता है. ये प्रेम्बल कहती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की. जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, ओरिजिनल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें से किस प्रोविजन को या किस पार्ट को रिपील कर दिया गया है? तो वो है माल विक्रय और भागीदारी से संबंधित उपबंध यानी कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड पार्टनरशिप को, इन दोनों को क्या कर दिया गया है? रिपील कर दिया है. अब ये सेक्शन 1 किस बारे में बात करता है? इसका सेक्शन 1 बात करता है शोर टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट की. सेक्शन 1 ऑल्सो बताता है कि इसका जो टाइटल एक क्या है, इसका टाइटल पूरा नाम इसका क्या रहेगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. इसमें एक सेविंग क्लोज दिया गया है एक्ट में ही, सेक्शन 1 में, जिसमें कहा गया है कि इस एक्ट में कोई भी बात स्पेसिफाई की गई हो किसी स्टैट्यूट में, एक्ट या विनिमय के उपबंधों पर, व्यापार की किसी कस्टम या यूसेज पर या किसी कॉन्ट्रैक्ट की किसी प्रसंगति पर जो इस एक्ट के उपबंधों से असंगत ना हो, प्रभाव नहीं डालेगी. यानी कि सेक्शन 1 में सेविंग क्लोज दिया गया. ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग एक्ट की जो इन्फोर्समेंट डेट है वो क्या है? 1 सितंबर 1872. और ये सेक्शन 1 क्या कहता है? ये भी बताता है कि कौन से एरिया में या कहाँ ये अप्लाई होता है, ये पूरा एप्लीकेशन कहाँ कौन से एरिया में रहेगा? होल ऑफ इंडिया में रहेगा. ठीक है. अब 21A किस बारे में बात कर रहे हैं? प्रपोजल के बारे में. प्रपोजल होता क्या है? जब कोई पर्सन किसी बात को करने या ना करने की किसी अपनी रजामंदी किसी दूसरे व्यक्ति को संज्ञापित करता है कि ऐसे कार्य या ऐसे कार्य ना करने के प्रति उस अन्य की अनुमति अभिप्राप्त करे, तब वो क्या कहलाता है? प्रपोजल कहलाता है. ठीक है. अब है कि ये प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, इसमें डिफरेंस क्या होता है? तो ये है कि प्रपोजल जो होता है एक तरफा होता है, वन साइडेड होता है, जबकि स्वीकृति द्विपक्षीय होती है. अब एक केस था जिसमें बताया गया था कि बिना विचार के किया गया वचन अमान्य होता है. बिना विचार के किया गया वचन कैसा होता है? अमान्य होता है. तो ये किस में कहा गया था? दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव में कहा गया था. दूसरा केस है कि बिना जानकारी के किया गया वचन भी अमान्य होता है. एक तो है कि बिना विचार किया गया वचन, वचन वाला कौन सा है? दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, जिसमें कहा गया था बिना विचार किया गया वचन अमान्य है. दूसरा केस है बिना जानकारी के किया गया वचन, जानकारी के बिना किया गया वचन अमान्य है. विचार के बिना किया गया वचन किसमें है? दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव में अमान्य है बताया गया था. और बिना जानकारी के किया गया वचन अमान्य है किसमें बताया? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त में. बिना विचार किया गया वचन वैध है. फिर किसमें बोला गया ये कि बिना विचार के किया गया वचन वैध है? केदारनाथ भट्टाचार्य वर्सेस गोरी मोहम्मद में कहा गया था. अगर कोई एक व्यक्ति दूसरे से कहता है कि वो 500 रुपये में अपनी किताब बेचना चाहता है और दूसरा व्यक्ति कहता है वो 400 देने को तैयार हो, तो ये क्या कहलाया जाएगा? ये कहलाया जाएगा काउंटर प्रपोजल. एक एडवर्टीजमेंट है जो कि पहले 100 ग्राहकों को मुफ्त ऑफर की घोषणा करता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? ये होगा प्रस्ताव के लिए निमंत्रण. अब एक केस है जिसमें कहा गया था कि मूल्य की जानकारी देना प्रस्ताव नहीं होता है. अब सिर्फ मूल्य की जानकारी दे रहे हैं तो प्रस्ताव नहीं. तो किसमें कहा गया था? हार्वे वर्सेस फैसी में कहा गया था. क्या कहा गया था? कि मूल्य की जानकारी देना प्रस्ताव नहीं है. अब कार्लिक वर्सेस कार्बोलिक स्मोक पोल कंपनी में क्या कहा गया था? कि सार्वजनिक प्रस्तावना भी वैध होती है. सार्वजनिक प्रस्तावना भी वैध होती है कहा गया था कार्लिक वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी में. बल्फर वर्सेस बल्फर में कहा गया था कि व्यक्तिगत समझौते संविधान नहीं होते हैं. व्यक्तिगत समझौते क्या नहीं होते हैं? संविदा नहीं होते हैं. जो पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो संविदा या कॉन्ट्रैक्ट नहीं माने जाते हैं. ये बल्फर वर्सेस बल्फर में कहा गया था. फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ जीबी वर्सेस बूट्स में यह कहा गया था कि निमंत्रण बनाम प्रस्ताव है. ये केस किससे संबंधित है? निमंत्रण वर्सेस प्रस्ताव से संबंधित है ये. ठीक है. प्रस्ताव को वापस लेने का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या कौन सा केस है? तो वो है बायरन वर्सेस वॉट टी एंड वोहोवेन. प्रॉमिस को कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया? 2B में. प्रॉमिस का मतलब होता क्या है? जिससे प्रपोजल की जाती है उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करना, तब वो प्रपोजल एक्सेप्ट हुई कही जाती है. प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाने पर प्रॉमिस हो जाती है. गॉट इट. अब है कि प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी कौन से सेक्शन में डिफाइन है? 2C में प्रॉमिस और प्रॉमिस दिए गए हैं. प्रॉमिसी और प्रॉमिस दोनों ही, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी दोनों ही 2C में दिए गए हैं. अब 2C में जो ये प्रॉमिसर होता है वो कौन होता है? वो व्यक्ति जो वचन देता है यानी प्रस्ताव या प्रपोजल रखता है वो होता है प्रॉमिसर. और प्रॉमिसी कौन होता है? जो उसे एक्सेप्ट कर रहा है. ठीक है.
जो उस प्रॉमिस को एक्सेप्ट करता है वो प्रॉमिसी होता है। अब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिस और प्रॉमिसी के बीच में क्या रिलेशन होता है? ये दोनों के दोनों जो लीगली क्या होते हैं, बाउंड होते हैं, बाइंडिंग में रिलेशन होता है। कौन सा ऐसा केस है जिसमें कि वचनदाता और वचनग्रहता के बीच वैध संविदा की पुष्टि की जाती है? कार्टेट वर्सेस मॉन्टगोमेरी, जिसमें बताया गया वचनग्रहता और वचनदाता के बीच वैध संविदा की पुष्टि करता है। कौन सा? कार्टर वर्सेस मॉन्टगोमेरी। क्या वचनदाता बिना वचनग्रहता की स्वीकृति के वैध वचन दे सकता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, स्वीकृति अनिवार्य है। वचनदाता बिना वचनग्रहता की स्वीकृति के वैध वचन दे सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें एक्सेप्टेंस जरूरी है। अगर वचनदाता की ओर से किया गया प्रस्ताव वचनग्रहता द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता, कैसी होगी, कैसे माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट? तो ये इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। प्रॉमिसर की ओर से तो किया गया प्रपोजल अगर प्रॉमिसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन सकता है? तो ये तो ऑब्वियस है, ये इनवैलिड हुआ। अब जो प्रॉमिसर है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? वो ये कि वो मौखिक या लिखित प्रस्ताव दे सकता है। एक केस था जिसमें बताया गया कि वचनग्रहता की स्वीकृति आवश्यक है। धर्मदास घोष वर्सेस मोहरी बीवी में बताया गया था वचनग्रहता की स्वीकृति आवश्यक है। प्रतिफल कौन से सेक्शन में दिए गए? 2D में दिए गए। प्रतिफल वैसे होता क्या है? जब वचनदाता की इच्छा पर वचनग्रहता या कोई अन्य व्यक्ति कुछ कर चुका हो या करने ना कर रहा हो या करता है या करने से परिवर्तित रहता है या करने को या करने से परिवर्तित रहने का वचन देता है, तो ऐसा जो एक्ट होता है वो कंसिडरेशन कहलाता है। कंसिडरेशन का मतलब होता है वो मूल्य या लाभ जो वचनग्रहता को दिया जाता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 के सेक्शन 2D के तहत किसी कार्य को प्रतिफल माने जाने के लिए क्या आवश्यक है? ये वचनदाता की इच्छा पर होना चाहिए। और प्रतिफल का उदाहरण क्या नहीं होता है? अगर आप निःशुल्क उपहार दे रहे हैं। प्रतिफल की आवश्यकता को लेकर किस केस में कहा गया कि मतलब प्रतिफल की नेसेसिटी बताइए, कौन से केस में बताया गया? करीम बहादुर वर्सेस राजा में। क्या प्रतिफल का होना एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है? बिल्कुल नहीं। कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन ऐसे मेन ऐसा नहीं होता है जिसमें कि कंसिडरेशन मैंडेटरी नहीं होता है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। प्रतिफल का सिद्धांत किस उद्देश्य से लागू होता है? संविदा के कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने के लिए जो कंसिडरेशन है जरूरी होता है। कंसिडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा क्या? नहीं। सामान्यतः तो ये इन जनरल अगर देखा जाए तो इनवैलिड होता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक ऐसे प्रोविजन बताए गए हैं, एक्सेप्शन है इसकी, जहाँ पर कंसिडरेशन के बिना भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। किस केस में प्रतिफल की गैर मौजूदगी के कारण संविदा को अमान्य करार कर दिया गया था? तो वो था दाराबाई वर्सेस दयाचंद में। एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है 2E में। एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि हर एक वचन और ऐसे वचनों का एक संवर्ग या कहेंगे एक सीरीज जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, वो एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट के लिए आपको प्रपोजल जरूरी, एक्सेप्टेंस जरूरी और कंसिडरेशन भी जरूरी है। एग्रीमेंट की वैधता के लिए एक फेमस केस है जिसका नाम है लालचंद वर्सेस रामास्वामी। ये किससे रिलेटेड है? एग्रीमेंट की वैलिडिटी से। क्या एग्रीमेंट केवल लिखित रूप में हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ओरल और रिटन दोनों में हो सकता है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस को बताया गया है 2F में। 2F में ये कहा गया कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस वो होता है कि ऐसा वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल या प्रतिफल का हिस्सा बनते हैं। रेसिप्रोकल प्रॉमिस में क्या शामिल होता है? एक तो पारस्परिक दायित्व, जहां प्रत्येक पक्ष का वचन दूसरे के लिए प्रतिफल का रूप ले लेता है। जो रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है उसके रेफरेंस में एक केस था जिसका नाम है देवदास वर्सेस स्टेट। रेसिप्रोकल प्रॉमिस के जो प्रिंसिपल है उसको स्पष्ट किसमें किया गया था? उसको क्लैरिफाई एक्सप्लेन किया गया था हरि प्रसाद वर्सेस रामकृष्ण में। वॉइड एग्रीमेंट को कहाँ डिफाइन किया है? 2G में। 2G में वॉइड एग्रीमेंट का मतलब होता है एक ऐसा एग्रीमेंट जो वॉइड एब इनिशियो होता है। कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया है 2H में, और जो 2H है उसके अंदर में कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया कि ऐसा एग्रीमेंट जो लीगली इन्फोर्सिबल होता है, तो वो क्या होता है? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या जरूरी होता है? प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, पक्षों की समता और वैध उद्देश्य। ये सभी क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट के लिए इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस होता है? हर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। कौन सा केस था जिसमें कॉन्ट्रैक्ट को महत्वपूर्ण माना है? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त में। कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत न्यायालय किन परिस्थितियों में करार को परिवर्तनीय नहीं मानता है? एक तो जब विचार ही अवैध हो, जब पक्ष जो पार्टीज होंगे वो माइनर होंगी, जब जो कंसेंट है वो फोर्सफुली या किसी धोखे फ्रॉडली ली गई हो, प्रूडेंटली ली गई हो, तब वो मानी जाएगा कि ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल नहीं है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के से संबंधित केस जो है बल्फर वर्सेस बल्फर, उसमें ये बताया गया था कि सामाजिक वचन कानूनी संविदा नहीं है। एक सोशल प्रॉमिस अगर आप करते हैं तो वो कोई लीगली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को सेक्शन में डिफाइन किया 2I में, और 2I जो है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो एक या अधिक के विकल्प पर तो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो, लेकिन किसी अन्य जो पार्टी है उसके विकल्प पे क्या होगा? वो परिवर्तनीय नहीं।
शून्यकरणीय संविदा में क्या होता है, एक पक्ष के पास संविदा को लागू करने या रद्द करने का विकल्प होता है। ठीक है, जो एक केस था इससे रिलेटेड वो है चिक्कम अमीराजू वर्सेस चिक्कम सेसम्मा। शून्यकाली संविदा को कब तक रद्द किया जा सकता है, जब तक दूसरा पक्ष संविदा को पूरा ना कर दे तब तक आपसे रद्द नहीं कर सकते। कौन सी धारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की स्थिति को स्पष्ट करती है, 19 ये बताती है इसके बारे में, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। क्या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बाद में वैध बन सकता है, हाँ इसका आंसर है हाँ, अगर प्रभावित पक्ष स्वेच्छा से स्वीकार करे। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या होता है, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है पूरी तरह से अमान्य होता है, जबकि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक पक्ष द्वारा रद्द किया जा सकता है, इसकी ये ऑप्शन पे रहता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट किस धारा में परिभाषित है, वो है 2J में। 2J में जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है उसका मतलब ये होता है जो संविदा विधित परिवर्तनीय नहीं रह जाती, मतलब कि जो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं रह जाती, वो तब शून्य हो जाती है जब वो इन्फोर्स नहीं रह जाती। दोनों पक्षों के बीच एक वैध संविदा बाद में अवैधता के कारण शून्य हो जाता है, ये किसका धारण होता है, ये एक संविदा अमान्य है, किसके तहत, 2J में। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम्पल क्या होता है कि जैसे कि माइनर के द्वारा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, वॉइड एब इनिशियो है वो। क्या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भविष्य में वैध बना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो वॉइड एब इनिशियो है। यदि कोई संविदा अवैध उद्देश्य के लिए की गई तो वो वॉइड है। क्या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में पक्षकारों को कानूनी सुरक्षा प्राप्त होती है, बिल्कुल नहीं। जो वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें पार्टीज को कोई भी लीगल सिक्योरिटी नहीं दी जाती है। तो ये इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन क्लॉज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।